जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान के भाई का पहले मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे भाई फौज में है और उनके सीईओ ने उसको धमकी दी है कि मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और वहाँ उसने फैमिली रखी है, तो उसकी फैमिली क्वार्टर में एक आरपी के 2 जवानों को भेजा गया, जबकि वो जवान बाहर ड्यूटी पे है और उसके क्वार्टर में भेज दिया चेकिंग के नाम पर। दूसरा, उनके एसएम साहब ने उस जवान को गालियां दी कि तू नौकरी कर रहा है कि तेरी फैमिली कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली ने कंपनी कमांडर को लेटर लिखा था। मैंने पहले उस बंदे से बात की, फिर मैंने बोला कि ऐसा नहीं, आपको पहली बात तो कोई सीईओ साहब इस तरह की बातें बोलेगा नहीं, और अगर कोई बॉस बनकर बोल भी रहा है तो ये गलत है, क्योंकि सीईओ साहब के पास पावर है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी जवान को जब चाहे मैं कि इसको घर भेजूंगा तो भेज दूं, या मैं इसको मरवा दूं, या इसका जीना आराम कर दूं। ऐसी पावर किसी सीईओ को नहीं दी गई है, ठीक है। और उन सीईओ साहब से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे को पता है कि बाउंड्री के अंदर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन बाउंड्री के बाहर जब आप ही का जवान पुलिस के द्वारा मारपीट किया जाता है, दबंगों के द्वारा उसको परेशान किया जाता है, तब आपकी वो शेर वाली पावर उस बाउंड्री के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो उस ताकत को वहां इस्तेमाल करो। मेरी इस बात से बहुत से हमारे सीईओ साहब बोलेंगे अरे यार रविंद्र बकवास करता है, फलाना निकड़ा। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अधिकारीगण वो जरूर दें। और अधिकारियों के साथ साथ हमारे जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, जिसको हम जेसीओ रैंक बोलते हैं, एसएम साहब, ऑनरी कैप्टन, पता नहीं कौन कौन से स्टार लगा कर आकर गाँव में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां रहने के बाद समय वो सरेआम जो चीजें दिख रही है कि गलत है, तब भी वो सीईओ साहब को गलत गाइड क्यों करते हैं। हालांकि इस विषय पर मेरे को पता है, मेरे के लिए भी बहुत से कमेंट्स लिखते हैं कि तूने फौज में रहते हुए क्या किया होगा, फलाना निकड़ा। तो आपको बता दूं कि मेरे पास दिन भर इस तरह जवानों के कॉल आते हैं, तो मैं बहुत सी समस्याओं को उनको मैं खुद भी यही कहता हूं कि भैया पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत लो। लेकिन कई बार पानी जब सिर से ऊपर आ जाता है ना, बोलते हैं ना, जब आदमी यहाँ तक तो सहन कर लेता है, लेकिन यहाँ पानी आ जाता है तो भैया फिर वो हाथ पैर मारेगा ही मारेगा। तो इसी सिलसिले में आज कुछ इंपोर्टेंट कॉल आए, जिसमें पहला ये मैटर है जिसके भाई ने बताया। फिर उसके बाद मेरी उनकी वाइफ से बात हुई और उनकी वाइफ ने भी मेरे को बताया कि हाँ जी, मेरे हस्बैंड को मतलब पनिशमेंट दे रहे हैं, सीईओ साहब धमकी दे रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं करेगा, और मैं चाहूँ तो तेरे को 2 मिनटों में यहाँ से गायब भी करवा दूंगा। तो उनकी वाइफ भी परेशान है। और जिस एसएम साहब ने सीईओ साहब को बोलना चाहिए था कि साहब ऐसे आप परेशान मत करो, लेकिन वो उल्टा, क्योंकि हो सकता है साहब को ऑर्डर आने वाली होगी या उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, उसने उल्टा साहब उसी जवान को ही गाली दिया है, गालियां दी हैं, उसकी बीबी के लिए उल्टा सीधा बोला है। तो आज इसी विषय को लेकर मैं वीडियो में उन एसएम साहब से भी पूछना चाहता हूं। कहानी कहां से शुरू होती है पहले तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो विषय है इसमें थोड़ा सा कुछ एडल्ट बातें हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं कहूँगा। और एडल्ट्री के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और सिस्टम को सुधारने के लिए, उन बातों का मैं जिक्र यहाँ जरूर करूँगा। पहले उन बातों को मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन मेरे सिर्फ मेन पॉइंट हैं, जिसमें पहला जैसे पॉइंट है कि हालांकि मैं मानता हूँ कि इसकी जवान की यूनिट है जो एक्सरसाइज में जा रही है। फौजी आदमी तो हमारे सब समझते हैं, लेकिन सिविलियन नहीं समझते। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि युद्ध अभ्यास मतलब हमारी जितनी भी रेजिमेंटें हैं या फौज है, समय समय पर अपने आप को परखने के लिए या मजबूत करने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है, जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं। और उसमें सभी जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना जरूरी है। और मैं भी कहता हूँ
लेकिन इधर इस जवान की फैमिली को कुछ तकलीफ थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट के तौर पे कि भाई मेरे हस्बैंड को ना भेजा जाए। हालांकि मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन अगर सीओ साहब चाहे या एसएम साहब चाहें तो उस जवान को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे कि यार रविंद्र फौजी ऐसे कर रहा है जैसे इसी को फौज चला रही हो। जब एक तरफ तो कह रहा है कि भाई सभी के लिए जरूरी है, एक तरफ कह रहा है छोड़ सकता है। तो यहाँ मैं सवाल उन लोगों से पहले ही कर देता हूँ कि एक जवान नहीं रुक सकता जबकि उसकी समस्या है। एक्सरसाइज में मिनिमम लोग जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में कौन नहीं जाता? क्या उसके विषय में कभी किसी एसएम ने, कभी किसी सीओ ने, या जिन लोगों के नहीं पता उन लोगों ने कभी इस विषय में विचार किया? युद्ध अभ्यास के अंदर सीओ का सहायक नहीं जाता। सीओ के पास अब ये भी बोलेंगे नहीं जी सीओ का सहायक तो जाता है, क्या एक्सरसाइज में सीओ को सहायक नहीं मिलेगा? तो वो सीओ 2 या 3 सहायक रखते हैं, जो कि आर्मी रूल को ब्रेक करता है। आर्मी रूल में भी लिखा हुआ है सीओ एंड अबव को एक एक सहायक लागू है। ये अंग्रेजों की देन है, ये अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि नीचे वालों को भी एक एक 2 2 लेकर रखते हैं, और सीओ साहब तो 2 3 रखता है। तो इस हिसाब से खुद आर्मी ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं अपने फायदे के लिए। किसी भी कानून को ये कभी भी ऐसे तोड़ देते हैं मिनटों में। अगर इनके बच्चों को कहीं घूमने जाना होगा तो सरकारी गाड़ी, सरकारी व्हीकल, ड्राइवर सब चले जाएंगे। इनका 5 रुपए के धरने के लिए बड़ी से बड़ी एक एलस लेकर 10 बंदे चले जाएंगे। अगर धनिया भी बदली करना होगा तो सीओ साहब का धनिया है वो। मैडम की साड़ी के लिए 100 किलोमीटर कोई टीटी चले जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत से ऐसे सवाल है, उनका हम बाद में जिक्र करेंगे। जैसा मैं इस कहानी पे कह रहा था कि जो लोग इस चीज पर बोलेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी सीओ साहब को पूछना कि आपका सहायक, कंपनी कमांडर, जो भी 4-5 कमांडर होते हैं उनके सहायक, टूआईसी साहब के सहायक, जो कि एक्सरसाइज में जाते ही नहीं। कुछ तो ऐसे हैं फौज में भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग के ऊपर उनको एक सोल्जर बोलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को सोल्जर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसको हथियार की सिखलाई, उसकी एक्सरसाइज, उसकी पता नहीं क्या क्या चीजें उसको दी जाती है, तब जाकर वो एक सोल्जर बनता है। ठीक है, उस सोल्जर को लाखों रुपए खर्च करके देश सेवा के लिए हमारी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। लेकिन उसमें से कुछ लोग तो सेंटर में ही डोलू पकड़ना शुरू कर देते हैं, और वो जिंदगी भर कभी कोई एक्सरसाइज अटेंड नहीं करते। वो परमानेंट सहायक रहते हैं, उनको बदली नहीं किया जाता, उनकी ड्यूटी डाटी माफ होती है। वो सिर्फ निजी एक सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह घरेलू कामों में लगे रहते हैं। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बच्चों को खिलाना, नहलाना दिलाना, यहाँ तक कि बहुत से लोग कपड़े धोने तक का काम करते हैं। उस विषय पर मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ, और भी कोशिश कर रहे हैं, हम आगे भी जाएंगे। उस विषय में अलग से बात करेंगे, छोटे शब्दों में आप समझ रहे होंगे। तो वो परमानेंट सहायक जो नहीं जाते हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ एसएम साहब को कि उसको किस अथॉरिटी पर छोड़ा जाता है? परमानेंट वाला जाता नहीं, उसके अलावा जो 2-3 टेम्परेरी होते हैं उसमें एक सीओ साहब के साथ जाता है। वो वहां जाने के बाद में भी वो एक्सरसाइज अटेंड नहीं करता। दिखावे के लिए उसको बोलेंगे भी नहीं नहीं तेरे को भी क्लास अटेंड करनी है, तो अगर वो जाएगा भी ना तो सिर्फ हाजिरी बढ़ने के लिए बोलेंगे हाँ सीओ साहब का सहायक आया है जी, ठीक है, ले तोड़। क्या फायदा फिर उस ट्रेनिंग का? ठीक है, तो इस विषय में मैं पहले ही कमेंट्स में मेरा विचार जो रख दिया। हालांकि मैं चाहता हूं जो वीडियो देख रहे हैं वो भी विचार करें। हो सकता है मेरी निजी राय हो, तो आप जितने भी बंदे हैं, अगर जिसको कमेंट्स करना है तो वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद में नीचे और भी कमेंट्स आते हैं। कई आदमी वैसे अपना विचार लिख देते हैं, तो एक बार विचार लिखो तो वीडियो पूरा देखो, फिर उसके बाद में नीचे कमेंट्सों को भी देखो कि रविंद्र फौजी अकेला नहीं, नीचे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं बाकी साथी भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं तरतीब से कमेंट्स करें, क्या मैं जो कह रहा हूं जो सही है या नहीं है, क्या रेजिमेंटों में ये होता है या नहीं होता है, क्या वो सहायक छूट सकते हैं? तो किसी जवान की वाइफ बीमार है, डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि भाई इस समय आपके हस्बैंड को रहना जरूरी है क्योंकि उसकी अभी डिलीवरी हुई है, बच्चा छोटा है और उसको कुछ तकलीफ है, तो क्या वो रह सकता है नहीं रह सकता? इस पर कमेंट्स करें। अच्छा चलो, ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय कि उसने अपने कंपनी कमांडर को बताया, सीओ साहब को बताया, उसको नहीं छोड़ा, बोले नहीं रुकेगा भाई। उसने अपनी वाइफ को बता दिया भाई मेरे को जाना पड़ेगा। वाइफ थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, उसने एक चिट्ठी लिख दी कंपनी कमांडर के नाम, और उस चिट्ठी में उसने लिख दिया कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे हस्बैंड को मेरे साथ छोड़ा जाए
क्योंकि कई सालों के बाद में उनके बच्चा हुआ है। पहले बच्चे होते नहीं थे, अब बच्चा हुआ है जब उन्होंने साथ रखी है मैडम को, और बच्चा अभी छोटा है और उनकी मैडम को कुछ तकलीफ चल रही है, तो इसलिए डॉक्टर ने भी कहा है अगर इसके बावजूद भी आप मेरे हस्बैंड को एक्सरसाइज में ले जाना जरूर समझते हो, तो मेरे और मेरे बच्चे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। उसने कंपनी कमांडर, सीईओ साहब और एसएम साहब का नाम उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब वो चिट्ठी उसने अपने हस्बैंड को दे दी, हस्बैंड ने गलती इतनी कर दी कि उस चिट्ठी को कंपनी कमांडर को दे दिया कि जी मेरी मैडम ने चिट्ठी दी है। अब इस आधार पर एसएम साहब ने, ठीक है भाई आपका तजुर्बा है, मेरे को पता है, आज जो एसएम साहब बैठे हैं ऐसे तो मेरे नंबर ही समरे होंगे बहुत से, तो कुछ मेरे से सीनियर भी होंगे, तो वो महाशय ने उसको या तो समझाना था या कुछ बोलना था, चिट्ठी को वहाँ भी रोक सकता था या उसका एडजस्टमेंट भी कर सकता, लेकिन नहीं, उसको गालियाँ दी कि तेरी वाइफ नौकरी कर रही है, तू कर रहा है। तो मैं इसमें भी एक सवाल और पूछना चाहता हूँ एसएम साहब को कि यही इंटरफेयर जब हमारी सीईओ साहब की मैडमें वगैरह करती हैं, कंपनी कमांडर की मैडमें वेरीफाई करती हैं, कब करती हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाती है, उनको सैल्यूट नहीं दिया जाए तो तकलीफ, वो कहेंगी कि आपको वेलफेयर में नहीं आया, क्यों नहीं आए, ऐसा है, आपको आना पड़ेगा, फलाना टिकटा। जब वो एक्शन करती हैं तो उस समय उनको क्यों नहीं कहते कि आप नौकरी कर रहे हो या आपके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, आप इंटरफेयर क्यों कर रही हो? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, उस समय तो खिड़की भी खोलेंगे और जय हिंद मैम ये भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जवान को उल्टा, चलो डाटा तो ठीक है, चलो ठीक है, बुजुर्ग आदमी है भाई, सीनियर हमारा लास्ट रैंक है, डांट भी दिया, लेकिन उसके बाद में कंपनी कमांडर तुरंत सीईओ साहब को बुला दिया, उस पेश करके सीईओ एसएम और वो कंपनी कमांडर उसको बोलते हैं कि तेरी वाइफ ने ये किया है, तू नौकरी कर रहा है, फलाना टिकड़ा, तेरे में दम नहीं है, तेरे फलाना पता नहीं किस किस चीज़ में दम नहीं है कि तेरी वाइफ तेरे में काबू नहीं है। बहुत से ऐसे शब्द और गाली गलौज बोले गए जो यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है। वो भी मतलब एक तो कंपनी कमांडर ने तो वहां तक पहुंचा दिया, धमकी धमकी दे के एसएम साहब उसको ये कह रहा है कि तेरे इसमें दम नहीं है, तेरे उसमें दम नहीं है, तेरी मैडम काबू में नहीं है, इस तरह के शब्द। उसके बाद में एक पढ़े लिखे जो पता नहीं कौन कौन से क्लास करके वहाँ सीईओ तक पहुंचे हैं, आसान नहीं है सीईओ बनना, लेकिन वो भी बस उस माहौल में उस जवान को इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि मेरे से बड़ा गुंडा नहीं है तू। क्या फौज में गुंडे हैं क्या जो आप ये शब्द बोल रहे हो कि मेरे से बड़ा गुंडा नहीं है, तेरे को मैं गायब कर दूंगा, फलाना टिकड़ा। और ये बोलकर लास्ट में जो इसका नतीजा निकला कि ठीक है इसको 28+14 इसको डाल दो क्वार्टर गार्ड में। वाइफ के लेटर लिखने में अगर वाइफ का रोल ही नहीं है, लेकिन उसने लिख भी दिया, उसकी समस्या थी, उसने लिख दिया, उसमें इस बंदे को पनिशमेंट देना क्या जायज है या नाजायज है? मेरे को इस चीज का भी जवाब दें। अब उनकी वाइफ हालांकि आज परेशान है, उसके बाद उन्होंने घरवालों को मैंने कहा कि पहले एक बार घरवालों से बात करो। उनके एसएम साहब के और सीईओ साहब के नंबर मैंने भी मंगा लिए हैं, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उनकी मैडम का कॉल आया कि सर रुको, आज मैं मेरे घर से या मेरे स्तर पर कुछ होता है तो आप वेट कर लो। तो मैंने आज कॉल नहीं किया उनको। मैं बिना नाम लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए और उनके घरेलू चीज़ों का आकर ये समस्याएं खत्म हो जाए। भाई आप उसको छोड़ सकते हो, जैसे आपने अपने लिए वेलफेयर के लिए सब कुछ छोड़ रखा है तो छोड़ सकते हो, तो उसको भी छोड़ दो। नहीं भी छोड़ो तो उसको पनिशमेंट देना जायज है क्या? अच्छा, इसके पीछे जो एक कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जिसका जिक्र मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं। अगर कल ये मामला सेट नहीं होता तो वहाँ के एसएम साहब से, सीईओ साहब से हम एक बार बात भी करेंगे। मैंने कई जगह मैडम को भी बोला है कि हो सकता है आप इस एंगल पर उस कहानी में कि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि जब तक कोई प्रूफ नहीं आता है हम बगैर प्रूफ क्या करें। तो प्रूफ भी मंगवा रहे हैं और प्रूफ के अलावा उनसे हम बात भी करेंगे और फिर इस कहानी को पूरा तरतीबवार आपको बताएंगे भी। लेकिन अभी तक जो हुआ है उसमें किसकी कमियां रही हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, इन चीज़ों पर आप कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स भी देखकर फिर हम कल या परसों से बात करके मामला हल हो जाता है तो फिर मैं कोई नाम नहीं लेता यूनिट का, ना ही आगे करता हूँ। मैं इतना बता देता हूँ कि वह मामला शांत हो गया और हमारा मकसद यही है कि ये चीज़ें किसी का नाम बाहर न जाए और ये जो चीज़ें हैं जिसके हाथ में है उसको ठीक से हैंडल कर ले। दादागिरी किसी की, फिर मैं कहता हूँ कि आप वो जवान है, आपका जवान का काम कर रहा है, उसको जवान की पेमेंट दी जा रही है। आप कर्नल हो, आपको कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन आप उसके बाप बनने की या बॉस करने की कोशिश ना करें।
अगर बॉस बनना है तो आप अपनी प्राइवेट कंपनी खोलें और वहां बॉसगिरी करें। यहाँ बॉसगिरी आपकी भी नहीं चलेगी। ठीक है श्रीमान, कि ये शब्द कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, गुंडे ही है तो फिर आपको वहां उस कुर्सी पर बैठकर नहीं, बाहर जाकर कोई गैंग बना लेनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि आप लोग भी अपने कमेंट्स देखें, और एक कहानी मेरे पास नंबर है, वहां तक मैं भेज दूंगा। और कल सेटल नहीं होती तो फिर तरतीब से उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग, उनके जो भाई की रिकॉर्डिंग आई है वो सारी डालकर मैं आपको ये वीडियो तरतीब भाई कल सुना दूंगा। बाकी मैं एक बार फिर मैं अपने जवानों को यहाँ यही कहूँगा कि हम जिस सिस्टम से खेल रहे हैं, वो बोलते हैं ना आग से खेलना है, क्योंकि आग से इस खेलने में बहुत से लोग कहते थे रविंद्र फौजी से कुछ नहीं होता, फलाना ढिकड़ा, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ होता है। मेरा वो चैनल बंद किया गया और इस चैनल पर भी हमारे पल पल की नजरें हैं। नजरें इसलिए नहीं है कि उस सिस्टम को ठीक करेंगे, नजरें इसलिए कि उसकी रविंद्र फौजी की कमी ढूंढे, क्योंकि मामला हमारा उस चैनल का कोर्ट में जा चुका है। मैं लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको लगता है कि हमारा वो चैनल खुलना चाहिए, और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट की जरूरत है। जो व्यक्ति इस समय हमारा सपोर्ट करना चाहे, सपोर्ट में मैं नहीं कहता कि आके मेरे साथ आप खड़े हो जाओ लड़ने के लिए। आज के युग में सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आर्थिक सपोर्ट, और वकीलों की फौज हम खड़ी कर सकें, हमारा वो चैनल वापस आया तो ये तानाशाही बहुत हद तक कम हो सकती है। क्योंकि अभी तक तो धमकियां देते हैं रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, रविंद्र फौजी को कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर आज वो हमारा चैनल खुलता है, इसका मतलब कोर्ट हमारे साथ है, कानून हमारे को अधिकार देता है, और हमारी उसकी गति बढ़ सकती है, और हम इस अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों को, जो जवान को अपना गुलाम समझते हैं या अपने आप को बोझ समझते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सपोर्ट करें। बहुत से लोग यहाँ पैसे का नाम रविंद्र फौजी, हर वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ कि हर वीडियो में नंबर देने का मतलब ये नहीं कि आप हर वीडियो में हमारे को पैसे भेजो, या हमारा आपको सपोर्ट नहीं करना है मत करो, वीडियो को शेयर कर दो, कोई दूसरा भाई करेगा। पैसे की सपोर्ट नहीं कर सकते, इस चैनल की संख्या बढ़ा दो, हमें छोड़ो मत करो 1 रुपए की भी सपोर्ट। 20,000 मैंने ये अपनी, वो चैनल मेरा अप्रैल में बंद हुआ था, और ये 3-4 महीने की मेहनत से 20,000 लोगों को मैंने फिर जोड़ा है। अगर सारे मेहनत करोगे तो 20,000 में 10-10 जोड़ोगे तो हम 2 लाख होंगे, 100 जोड़ोगे तो हम 20 लाख होंगे। हमें ना कोर्ट में कानून कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पैसों की, हमारी फिर वही ताकत होगी, और फिर वही काम और वही मजबूती से हम लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मेरे को पता है कि वो हमारे अंदरूनी लोग भी डर रहे हैं कि भाई रविंद्र फौजी को दबा दिया, तो उनका मकसद ये था कि रविंद्र फौजी को दबा दो, बाकी लोग भी डर जाएंगे, फिर तो बॉस बढ़ेंगे ही, वो तो कहेंगे कि हम किसी को भी गायब करा देंगे, क्योंकि अंदर बाकी व्यक्ति बोल नहीं सकते। बहुत से व्यक्ति देख रहे होंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही है, वो गलत है, लेकिन वो बोल नहीं पाए। जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ एक जवान की जो सीलिंग में मतलब राइफल एक मैडम के पैर पर गिर जाती है, मंदिर प्रोग्राम में वो कहीं गए थे, और साहब ने कि कैसे राइफल तेरी गिर गई, बल्कि उसकी सीलिंग की पिन टूटी थी और गलती से गिर गई, लेकिन साहब ने वहाँ भी डांटा, और फिर वहाँ बंगले पर लाकर साहब ने उसको थप्पड़ मार दिए, गालियाँ बकी, बोले भाग जाए यहाँ से, तेरी नौकरी खराब कर दूंगा। जबकि जवान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती है आज भी हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी काले कानून चल रहे हैं उनकी गलतियां हैं। और अफसरशाही में लोग अपने आप को आज भी अंग्रेजी अफसर समझ रहे हैं, और हमारे को हिंदुस्तानी जवानों को आज भी अपना गुलाम समझते हैं। तो उन कानूनों को बदली करने के लिए, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, या फिर उस चैनल को खुलाने के लिए, आपको पता ही है कि ये हमें दबाने की कोशिश करेंगे। एक दबा तो समझ लेना जवानों की पूरी आवाज़ दबेगी। तो आपको लगता है कि ये हमारे सब की लड़ाई है, जवानों की लड़ाई है, तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। नहीं तो रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है अकेला। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ तो ये तभी जब दबा सकते हैं, या तो भगवान का टिकट कट जाए, या फिर ये मरवा दें, या जेल में बंद करवा दें। शेर पिंजरे में रह के भी शेर ही रहेगा, लेकिन ये है कि शेर फिर दौड़ेगा तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। दाढ़ तो हमारी वहाँ भी ऐसे चलेगी, लेकिन आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, और ये धीरे धीरे उस आवाज़ को दबा सकते हैं। बाकी खुला रह के तो शेर दाड़ेगा और हज़ारों शेर पैदा करेगा। जिस दिन मेरे जैसे 1000 रविंद्र फौजी आ गए ना, फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे एक भगत सिंह को फांसी हुई थी तो कई क्रांतिकारी पैदा हुए थे, उसी तरह
जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, आपके लिए नहीं, बहुत से लोग हैं कि हम तो फौज से आगे, हमें क्या लेना, अरे हम आगे, लेकिन सेना पैरामिलिट्री फोर्स में हमारे ही बच्चे जाएंगे, किसी नेता के या टाटा बिरला के अधिकारियों के नहीं जाएंगे, आपके और हमारे बच्चे ही जाएंगे। जो गुलामी हमने झेली है, आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे भी झेलें तो भाई चुप रहो। आप चाहते हो कि नहीं, उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को, सरकारी ड्यूटी के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन इस तरह किसी की घरेलू नौकर बनकर उस इंडिविजुअल का और उस वर्दी का अपमान होता है। ये हमारी लड़ाई है। हमारे साथ हर जगह जो भेदभाव किया जा रहा है, चाहे OROP, MSP, हर जगह उसका कारण यही है कि हमको दबा कर रखा जा रहा है। अगर आपको सम्मान मिलेगा तो वो सब भी मिलेगा, क्योंकि हमारे वैसे लोगों का एक ही होता है कि सर आप तो DA की बात करो, MSP ORO की, अरे भाई वो चीज़ें तभी मिलेगी जब आपको आपका सम्मान मिलेगा। आपको जिस दिन रिस्पेक्ट हो जाएगा, बाहर के देशों में हवलदार OR की जो पेमेंट है वो सबको पता है कि क्या है, चेयरपर्सन वाले की कम है, ग्राउंड में काम करने वाले की ज़्यादा है। जो ये फॉरेन कंट्री की बात करते हैं ना कि हम फौज को फॉरेन कंट्री की तर्ज पर हथियार देंगे, फलाना वो कर देंगे, मॉडर्न बना देंगे, लेकिन ये मॉडर्न हिंदुस्तान में मॉडर्न बनाने से पहले उसका आधा बजट तो यही लोग खा रहे हैं, नेता और अधिकारी। बचे हुए बजट में क्या मॉडर्न बना देंगे आपको? ये कागजों में मॉडर्न बना सकते हैं, असलियत में लड़ने और मरने वाला हिंदुस्तानी जवान ही है, और ये सबको पता है। अच्छे अधिकारी भी ये चीज़ें कहते हैं। मेरी कल एक कर्नल साहब से बात हो रही थी कि भैया हमने जो ये रैंक लिया है, हम जिस लेवल पे जाते हैं हमारे जवानों की बदौलत, और आज भी हम हमारे जवानों के लिए आपके साथ हैं। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, समय के साथ बदलाव चाहते हैं, वो मीटिंग करते हैं कि हाँ ठीक है रविंद्र फौजी, अरे रविंद्र फौजी जो गलत है उसकी आप बोलो ना कि आपकी ये गलती है, हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन जो हम सही बोल रहे हैं, चाहे हमारे बोले हुए में 50% से, तो आप 50% सुधार तो करो। लेटर तो निकाल देते हो कि जवान ट्रेन नहीं घुमाएगा, कुत्ता नहीं घुमाएगा, जवान ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन हकीकत में ग्राउंड में क्या हो रहा है? हाँ सुधार हुआ है, हम भी मानते हैं, हर चीज़ में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी भी ऐसे लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि हम गुंडा हैं, हम बॉस हैं, हम कुछ भी कर देंगे, इन लोगों पर लगाम लगानी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।